ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडिड मेथड किया था, जिसमें हमने देखा था जीडीपी एट एमपी कैसे निकाला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर्स क्वेश्चन भी देखे थे, जिसमें हमने सेल्स, आउटपुट, इंटरमीडिएट गुड्स, इन सबको भी फाइंड आउट करना सीखा था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। मतलब बेसिकली बिल्कुल जो हमने किया हुआ है वही है, बट उसके अंदर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। क्या चेंज है? देखिए, इसके अंदर हमने टॉप पर यहाँ पे समझा हुआ है ना, हम इधर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने समझा हुआ है। ओके, तो अगर हम बात करें वैल्यू एडेड मेथड की, तो हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ को समझा हुआ है क्या, कि वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए जो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब सब टाइम्स हमने देखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोगों को सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक की फॉर्मेट में दिया हुआ था। दैट इज अ वन काइंड जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बट देर इज ऑल्सो अनदर काइंड, एक टाइप का और क्वेश्चन होते हैं जो समटाइम्स बहुत ही रेयरली आता है पेपर में, बट फिर भी कभी कभी आ जाता है, तो हम लोग को कर लेना है। बहुत आसान, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, बट है क्या, जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हैं। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के सेक्टर्स हैं। वन इज बेसिकली कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज कॉल्ड द secondary sector, and third is called the tertiary sector. Primary sector is the one which is just deals with the agriculture, जो primarily हमारे पास जो first था। यानी कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर था जिसपे वर्किंग की जाती थी, दैट इज़ ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर्स बेसिकली एग्रीकल्चर मनी से जो हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सो दैट इज जस्ट अ प्राइमरी सेक्टर। हम एग्जांपल के सेंसेस में एग्रीकल्चर लिखें। फिर हमारे पास क्या आया, देन वी जस्ट शिफ्टेड टू अनदर सेक्टर दैट इज बेसिकली कॉल्ड द इंडस्ट्री सेक्टर, जहाँ पर हम लोग गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करने लगे। यानी कि जो भी आप आयरन स्टील, जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग हुआ की इंडस्ट्रीज हैं, दैट ऑल कम्स इन secondary sector. In the last, now we are just trying to shift the industries to the another sector that is basically related to the service sector, and that is called the tertiary sector. So ultimately हमारे पास तीन टाइप के sectors होते हैं, and sometimes instead of writing the question in the senses of sales, they just write the question in the senses of the sectors. वो लोग क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दे देते हैं सेक्टर्स की फॉर्म में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो आपको ऐसे दे देते हैं, आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, let's say 500, output of secondary sector, output of output of tertiary sector, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट इज आर फॉर्मूला, तो हमने क्या देखा, हमारे पास सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स हैं? तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। अब ये लोग क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेल्स, जब हम सेल कहते हैं तो सेल का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेल हुई है जिस भी चीज़ की, चाहे सर्विसेज के थ्रू हुई है, चाहे गुड्स के थ्रू हुई है, या प्राइमरी प्रोडक्ट्स की हुई है, दैट ऑल जस्ट कवर इन सेल्स। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेल्स दे जस्ट राइट द output of primary sector, or you can say sale of the primary sector, like this. So output of primary sector, output of secondary sector, output of tertiary sector, as इसी के साथ साथ आपको क्या दे देते हैं, वो इनपुट भी दे देते हैं। इनपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इनपुट ऑफ secondary sector, and input of
टर्जी सेक्टर। दैट मीन्स बेसिक पॉइंट क्या होता है कि आपको एक साथ क्लब ना करके इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग दे दिया। ठीक है, तो वी जस्ट राइट इट, ये इन लोगों ने हमें दे दिया। और नीचे अब आपको बोल देते हैं क्या, वही आप जीडीपी एट एमपी निकालिए। ठीक है, अब हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। यानी कि अगर हम आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो दैट विल लीड्स टू जीडीपी एट एमपी। सो हमने सिंपल सा करना क्या, कुछ नहीं लिखना, वही है जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आ जाएगा, आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर बाय सेकेंडरी सेक्टर बाय टर्जी सेक्टर। कितना कितना आ गया वो हम लोग क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है कितना कितना 543, तो वी जस्ट राइट 500 400 300, तो अल्टीमेटली इट विल कम 1200। एंड इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इनपुट निकाल लेंगे, इनपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्जी सेक्टर। कितना कितना है 2150, 200 100 एंड 50, एंड अल्टीमेटली ये कितना आ गया 350। सो नाउ हमारे पास आउटपुट है, नाउ हमारे पास इनपुट है, तो हमने सिंपल सा क्या करना है, वी जस्ट हैव टू पुट इट अप। कितना, तो भैया 1200 का आउटपुट है, 350 का इनपुट है, तो अल्टीमेटली 850 का क्या आ गया आपका जीडीपी एट एमपी आ गया। ठीक है, सो ये एक और सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो आता है इन दैट सेंस आता है, एंड प्लस इसके अपार्ट फ्रॉम दैट वो हो सकता है कि आपको जीडीपी एमपी ना मांगकर वो बोले एनएनपी एट एमपी निकाल दीजिए। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकता है। तो इन दैट केस क्या करेंगे, पहले आप वही जो हमारा नॉर्मल स्टाइल है, सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्चुअली को जीडीपी एट एमपी तक लेके जाएंगे। यानी कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, और जैसे ही हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो भी उसने मांगा होगा एनडीपी एनएनपी जीएनपी व्हाटसोएवर भी, तो हम उसको फाइंड आउट कर देंगे। इसके ऊपर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट उसको कर लेते हैं सो दैट इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अच्छा गाइस, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक तो यही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने किया है वो हमने देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को क्या देखना है, एक छोटी सी चीज़ और समझनी है, दैट इज जस्ट अ सिंपल थिंग जो समझाने वाली बात है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात लिखी है क्या, कि कैलकुलेट कीजिए जीडीपी एट एमपी। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एट एमपी ही कैलकुलेट करना है, बट किससे, प्रोडक्शन मेथड। So the production method is called the value addition. Okay, कि हमने कितना वैल्यू ऐड किया, दैट इज बेसिकली जस्ट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन मेथड। एंड नेक्स्ट वन इज रिटर्न इनकम मेथड। सो राइट नाउ हमने इनकम मेथड को नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो आपके पास कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, लेट्स से अभी मान लीजिए ये ना लिखा होता, इनकम मेथड नहीं लिखा है। ठीक है, राइट नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि इनकम मेथड नहीं लिखा है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल जो गिवन है वही गिवन है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास शायद 11 पॉइंट्स हैं, यही 11 पॉइंट्स हैं जो गिवन है। अब इन दैट केस आपने देखो करना क्या है, ज़रूरी नहीं है कि 11 के 11 पॉइंट आए तो 11 के 11 ही यूज़ होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है जो जो मेरे काम के हैं बस मैंने वही यूज़ करने हैं, जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं देट आर नॉट टू बी ट्रीटेड। अब वो जो नहीं दे रखे हैं या फिर जो फालतू में दे रखे हैं हमें उन्हें ज़बरदस्ती यूज़ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट एंड रॉयल्टी, अभी तक आपने इतने क्वेश्चन करे, आपने कहीं पे भी रेंट एंड रॉयल्टी को यूज़ किया? यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वी हैव एवर यूज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नहीं यूज़ किया। तो अगर कोई किसी भी आपको मेथड करते हुए, इट्स नॉट अबाउट हम वैल्यू एडिट की बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट चाहे हम वैल्यू एडिट करें, चाहे हम इनकम मेथड करें, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड करें, सारे के सारे मेथड्स के अंदर अगर आपको उन चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको बताई हैं उनके अलावा अगर कुछ और मिलता है एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू द आंसर, तो अननेसेसरी ज़बरदस्ती उनको आप नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, समटाइम स्टूडेंट करता है यार दिया हुआ है तो अच्छा यूज़ तो होना ही होगा, एंड ज़बरदस्ती यूज़ कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे दिया उसने,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब हो गया आपका IG, वही इंटरमीडिएट गुड, यानी कि मैं ABC इस तीनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट उसने खुद ही बोला है ABC। मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो आई गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि मेरे पास वैल्यू ऑफ इनपुट भी आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आ जाएगा। आप देखिए अगर मैं इसको प्लस करूं तो 1018 एंड 6 कितना हो गया, 8 और 6 14, 2400 का हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ इनपुट। एंड इन द सेम वे आउटपुट कितना हो गया, 2 3 4 एंड दिस 8 एंड 2 12, 8 और 2 12, ऊपर 1 2 3 4 5, 5200 का आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट भी है, वैल्यू ऑफ इनपुट भी है, आपने क्या निकालना है, GDP एट MP। आपको पता है GDP एट MP क्या होता है, GDP MP होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, अब मैं आपको वो दोबारा से इतना बड़ा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, इसी में अलग अलग बिल्कुल प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो जैसे ही ले लेते हैं हम लोग। 5200 एंड 2400, तो 5200 माइनस 2400 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2800। ठीक है, यानी कि GDP एट MP कितना हो गया, 2800। सो दैट विल बी आवर आंसर। अब देखिए इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमको आंसर में देखो क्या निकालना है, सिर्फ GDP एट MP निकालना है, तो हमने वो निकाल दिया। तो जितनी बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं वो हमारे लिए क्या हो गई, इररिलेवेंट हो गई। तो ज़रूरी नहीं आपने ज़बरदस्ती यूज़ करना ही करना है। ठीक, तो गाइज इनकम मेथड देखिए क्या कहता है, पॉइंट इसके अंदर भी वही है कि आपको निकालना है क्या है, हम लोगों को इसके अंदर भी फाइंड आउट करना है हमारी नेशनल इनकम। जब हमें इधर भी नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द सेम NNP at FC, that is basically our national income। ठीक है, अब जब हम इनकम मेथड यूज़ करेंगे, when we use income method, so we directly will not approach to NNP at FC। हम डायरेक्टली NNP at FC नहीं निकालेंगे, हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ निकालेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो थ्रू इनकम मेथड वी विल फाइंड आउट, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे NDP at FC। ठीक है, इनकम मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, NDP at FC, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज द पॉइंट जो हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे, NDP at FC से, इनकम मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड आता कहाँ से। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास सबसे पहले है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, अगर हम बात करें तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं।
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ये चार लोग हमारे पास चार चीज़ों के लिए काम करते हैं। ये लोग जो कमाते हैं हमसे, दैट इज़ बेसिकली, आप अगर किसी की ज़मीन यूज़ करते हैं तो आपको उसे पे करना होता है रेंट। आप अगर किसी से लेबर की बात करते हैं तो आपको उसे क्या देना पड़ता है, वेजेस। अगर आप कैपिटल यूज़ करते हैं तो इंटरेस्ट, एंड अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसका जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, प्रॉफिट के साथ होता है। तो हम लोग बेसिक क्या जाते हैं, अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये चार लोग इन चार चीज़ों के लिए काम करते हैं। दैट मीन्स इनकी अर्निंग यही है। अगर आप किसी की लैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अर्निंग रेंट है, लेबर है तो वेजेस है, कैपिटल है तो इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट है। तो बेसिक ब्रॉड सेंस में यह है कि अगर मैं इन चारों चीज़ों को ऐड कर दूँ तो आई विल गेट द माई इनकम फ्रॉम द कंट्री। तो एक्चुअल में हमें इन्हीं चार को ऐड करना है। बट ये चारों चीज़ें क्या है, ये ब्रॉड उसमें दी हुई हैं, तो हमें इन्हें क्या करना है, बाइफिकेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग फॉर्मूले पे चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं रेंट की। फर्स्ट थिंग वी जस्ट टॉक अबाउट रेंट। अब देखिए, आप लोगों ने जो आज तक रेंट सुना होगा दैट इज जस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, कि किसी भी जो प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं किसी की, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम रेंट देयर आर ऑल्सो इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, उसके ऊपर भी आपको उन्हें बेनिफिट देना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, क्या आप लोगों ने 3 इडियट्स सुनी है ना मूवी, उस 3 इडियट्स को जो बनाया गया है वो चेतन भगत, द राइटर चेतन भगत की एक बुक है 5.1, उसके ऊपर आधार है वो। दैट मीन्स उसको यूज़ करते हुए, स्टोरी को यूज़ करते हुए उसे बनाया गया। एंड जब वो स्टोरी बन के तैयार हो गई तो चेतन भगत से परमिशन ली गई कि सर हम आपकी ये मूवी, मतलब बुक को एज एन मूवी बना सकते हैं। सो इन दैट केस उन लोगों को 3 इडियट से कमाए हुए कुछ रेवेन्यू का पार्ट क्या होगा, चेतन भगत को देना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे ही सेम आपने हैरी पॉटर सुना है, जो रॉलिंग है, मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं है, रॉलिंग कुछ है। तो उन जो राइटर हैं, उस पर्सन को जो हैरी पॉटर मूवी बनती है या हैरी पॉटर बुक्स बिकती हैं, उन सब बुक्स और उन सब मूवीज़ का कुछ परसेंटेज एज अ इनकम उनको जाता है। सो इन दैट केस वो बेसिकली उन जो बुक्स का उनको प्रोपोर्शनेट इनकम जा रही है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज रेंट, क्योंकि रेंट बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। तो इस टाइप का कोई एसेट है जिसे हम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट कहते हैं, अगर आप ऐसा किसी का कुछ भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप रेंटल पे किसी की इंटेंजिबल राइट्स यूज़ करते हैं, तो उन राइट्स को यूज़ करने के लिए आपको उस पर्सन को क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है। आपको उसे क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो यानी कि जो रेंट है हमारा, वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड रेंट एंड रॉयल्टी। दैट इज कॉल्ड रेंट एंड रॉयल्टी। तो अगर आपको रेंट एंड रॉयल्टी लिखा आएगा तो वट ऑब्वियसली बात है, आप पूरा का पूरा ले लेंगे। रेंट अलग आता है, रॉयल्टी अलग आता है, तो भी आप उन दोनों को एडअप कर देंगे। दैट विल बी कंसिडर टू द आर फर्स्ट फैक्टर इनकम। हमारा पहला फैक्टर है लैंड, ठीक है, जिसके ऊपर रेंट जाता है। बट सिर्फ लैंड ही नहीं होता जिसे आप रेंटल के तरीके से यूज़ करते हैं। देयर आर योर प्रॉपर्टीज़, देयर आर योर इंटेलेक्चुअल राइट्स जो आपने प्रोड्यूस की हैं, बनाई हैं, और उन्हें आप पेटेंट करा लेते हैं, अपने नाम पे करा लेते हैं। अब सेकेंड पर्सन उसको यूज़ करना चाहता है तो बट ऑब्वियसली बात है, वो आपसे परमिशन लेता है, एंड प्लस उसको यूज़ करने से जो भी वो बेनिफिट कमाएगा, उस बेनिफिट में से कुछ हिस्सा वो आपको देगा, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जितने मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं, जितने आपके डोमिनोज हैं, पिज़्ज़ा हट हैं, ये सारे के सारे एक ही पर्सन ने नहीं खोले हुए हैं। ठीक है, सबका टेस्ट एक है, सब कुछ एक है, बट ये सब लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं और उसके बाद इन सबको रॉयल्टी देते हैं इनके नेम्स की। ठीक है, सो रेंट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, वन इज़ कॉल्ड रेंट एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। ओके, अगर हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास, दैट इज़ आर लेबर, जिसके अंदर हमें क्या लिखा हुआ है, वेजेस लिखा। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ वेजेस, बट वी डोंट से वेजेस। देखिए, वेजेस इन अ सेंस क्या है, आपने लेबर को दिया, ठीक है, वन थिंग क्लियर, बट
अपार्ट फ्रॉम वेजेस, वेजेस इज समथिंग लाइक दैट कि आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग सम आवर्स, अपनी लाइफ के कीमती आवर्स उन पर्सन को दे रहे हैं उस वर्किंग के लिए, तो वो पर्सन उन काम के लिए आपको क्या करता है, कंपनसेट करता है, ठीक है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि वो वेजेस में ही देता है। इन ए सेंस क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पैसे ही देता है। सम टाइम इट हैपन्स कि आपके जो बॉस है, जो एम्प्लॉयर है, उसने आपको रहने के लिए घर दे दिया हो, आपको लेट्स से एक कार दे दिया है आने जाने के लिए, आपको कुछ घर प्रोवाइड किया जिसका रेंट आपकी कंपनी पे ऑफ करती है, आपको कैब प्रोवाइड किया है आने जाने के लिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो आपका एम्प्लॉयर आपको पे ऑफ कर रहा है इन काइंड फॉर्म ऑल्सो, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वेजेस। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, आप देखिए अपनी जॉब कर रहे हैं बट एक कैब आती है, आपको लेके जाती है, छोड़ के जाती है, बट अगर आपकी जॉब ऑफिस वालों ने नहीं प्रोवाइड की होती तो भी तो आप कहीं से आ जा रहे होते, तो जो खर्चा आप कर रहे होते अब वो खर्चा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो पैसा आपको आपका कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपके बॉस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट बेसिकली हम वेजेस ना कह के वेजेस को क्या कहा जाता है, इन और ब्रॉडर सेंस में हम इसे कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को दी जाने वाली कंपनसेशन, ठीक है। इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ है, ये समटाइम्स एक फर्दर टू पार्ट्स में और डिवाइडेड है। कैसे? इसके हम फर्दर दो पार्ट करते हैं। वन इज wages and salaries in cash और kind, कि आपको वेजेस चाहे दिहाड़ी दी जाए, चाहे सैलरीज दी जाए, फिक्स इनकम दी जाए, इन कैश और काइंड, यानी कि चाहे कैश में दी जाए चाहे काइंड में दी जाए, दोनों की दोनों कंसीडर कर दी जाएंगी इसके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है जो आप लोगों ने सुनी होगी, प्रोविडेंट फंड। अब देखिए प्रोविडेंट फंड होता क्या है बेसिकली, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। वैसे तो मैं नाम लिख सकता हूँ, बट थोड़ा सा फिर भी आप इसे समझें, क्योंकि इसके अंदर एक और पॉइंट होता है जो क्वेश्चन में आ जाता है हमारे को। देखिए होता क्या है, जब एक पर्सन, एक लेट्स से एम्प्लॉय है, उसने एक कंपनी को ज्वाइन किया, आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, एंड नाउ द कंपनी विल पे ऑफ यू सैलरी। कंपनी आपको क्या पे करेगी, सैलरी पे करेगी, और इसके बदले में ऑब्वियस ही बात है आप इनको क्या प्रोवाइड करोगे, अपनी फैक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अब देखिए जब ये कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड करती है, सो हम हमेशा मान के चलते हैं कि धीरे 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 एज बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है पर्सन धीरे धीरे ओल्ड होगा, और आप उसी कैपेसिटी के साथ अर्न नहीं कर सकते हैं, एंड आफ्टर लेट्स से 60 ईयर्स आपको रिटायर कर दिया जाएगा। सो एट दैट टाइम, जिस टाइम पे आप रिटायर होंगे, सो देयर मस्ट बी सम अमाउंट विद यू जो आपकी बुढ़ापे के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो होता क्या है ना, समटाइम इट हैपन्स कि हम, ऑब्वियसली बात है हर एक बंदा जानता है यार मैं एक टाइम पे बुजुर्ग होऊंगा एंड देन आई नीड सम फंड्स, और बट आप जब नॉर्मली रूटीन में वर्किंग रहते हैं तो आप हमेशा इसे सेव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या किया हुआ है ना, मैंडेटरी किया हुआ है कि हाँ नहीं, आप चाहें चाहे ना चाहें, हम लोग आपके लिए एक फंड तैयार करेंगे जो आपको आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मिलेगा या हेल्प करेगा। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोविडेंट फंड, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सिर्फ जॉब करते हैं वो ही इसको खुलवा सकते हैं, इसको कोई भी खुलवा सकता है। एंड वन थिंग मोर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, जब भी आपको सेविंग करने का टाइम मिलेगा, जब आप एज पे पहुंचेंगे, तो ध्यान रखना आपको ये ज़रूर करना है। जब हम लोग हमारी नॉर्मल क्लासेस लेंगे तब मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी हम लोग एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जितना ज़्यादा जा रहे हैं डेप्थ में। सो द पॉइंट इज़, ये क्या बनाया, मैंडेटरी बनाया गया, एक क्या प्रोविडेंट फंड बनाया गया। अब इस प्रोविडेंट फंड के ना 3 कंपोनेंट हैं जो बेसिकली हम लोगों को समझना है।
पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है जो आपका एम्प्लॉयर देता है, या आप कह सकते हैं आपकी सैलरी से काटा जाता है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा जाता है सिक्योरिटी के लिए। तो हम लोग इसे सिंपल से उस सेंस में एसएस लिख रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए। कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरा पार्ट होता है इसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तीसरा पार्ट होता है इंटरेस्ट गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब होता क्या है, आपकी सैलरी में से मान लीजिए अगर 1000 रुपीज़ डिडक्ट हुए, आपकी सैलरी में से कितने रुपीज़ डिडक्ट हुए? 1000। तो 1000 रुपीज़ ही आपका एम्प्लॉयर भी पे करेगा। 1000 आपकी सैलरी से, 1000 एम्प्लॉयर के पास से, और दोनों मिलके प्लस 2000 रुपीज़ हो जाएंगे। और इस 2000 के ऊपर इंटरेस्ट कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। दिस इज बेसिकली पीपीएफ, ठीक है। और ये बहुत ही बेनिफिटेबल होता है, बेनिफिशियल है। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी एम्प्लॉय को लॉस होता है, उसको बहुत बेनिफिट होता है। तो अब देखिए होता क्या है, आपको जो समझना है वो क्या है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो उसकी सैलरी में से ही हो रहा है ना, कमाएगा तभी तो कटेगा ना। तो अगर उसकी कमाई में से ही हो रहा है तो जो मैंने पहला पॉइंट लिखा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, तो इसके अंदर ये एम्प्लॉय वाला जो फैक्टर है वो इंक्लूडेड है। समझ रहे हैं आप? इसके अंदर ये एम्प्लॉय वाला जो फैक्टर है वो क्या है? इंक्लूडेड है। दूसरा पार्ट, जो इंटरेस्ट गिवन बाय गवर्नमेंट है वो अभी आपको नहीं मिलता है, वो मैच्योरिटी पे मिलेगा, यानी कि जब ये पूरी 100% मैच्योर हो जाएगा, जब लास्ट में आपको पैसा मिलेगा तब, तो उसको भी हम इसके अंदर नहीं मानते हैं। ये तो जब मिलेगा तब की बात है। तो ना तो हमें इसको कंसीडर करना है, ये ऑलरेडी कंसीडर है, ऑलरेडी कंसीडर्ड इन wages and salaries in cash and kind। ओके, ये कंसीडर करना नहीं है, ये वाला ऑलरेडी कंसीडर है। तो बचा क्या? बचा सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच इज एन अनदर कंट्रीब्यूशन बाय योर बॉस टूवर्ड्स योर बेनिफिट। तो ये क्या होता है? ये आपकी वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अलग से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, बट किया तो आपके लिए जा रहा है। तो अगर आपके लिए क्या जा रहा है तो आप कमा रहे होंगे तभी तो आपका बॉस दे रहा होगा। ऐसा तो है नहीं है आपने जो सैलरी डिसाइड करी उतना ही आप कमा रहे हैं और आपका बॉस आपको अलग से दे रहा है, कब भी नहीं होगा। आपके बॉस जो आपको दे रहे हैं जितना आप डिजर्व करते होगे उससे कम ही दे रहे होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। दैट्स व्हाई यू आर ऑन सैलरी, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है? आपकी वेजेस एंड सैलरी से अलग होता है। तो यहाँ पर COE जो हमने लिखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 2 पार्ट्स हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एंड अनदर वन इज एम्प्लॉयर, अनदर वन इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब पॉइंट इज दैट कि इसको इतना स्ट्रेस क्यों किया गया? इसका स्ट्रेस करने का रीज़न ये है क्योंकि ना एग्जाम के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको ये दोनों दे देता है। वो वहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे देता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे देता है। एंड वहाँ पर क्योंकि समटाइम्स बच्चा रट के जाता है, समझ के नहीं जाता, तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है वेजेस एंड सैलरीज में, तो आपको उसको नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है? एम्प्लॉयर के को लेना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट और एक चीज़ समझिए, जैसे ये जो COE है ये इन दोनों को मिला के बना है। दैट मीन्स COE इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एंड मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर जो डेटा आता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, क्या वो आपको इसकी वैल्यू दे देता है 1000, वो आपको इसकी वैल्यू दे देता है 1000 और इसकी वैल्यू आपको 200 दे देता है। तो आप समझिए आपको वेजेस एंड सैलरीज कैश एंड काइंड नहीं भी दे रखा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मेन एम क्या है? आपको चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपको क्या चाहिए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर मेरे को ये 1000 मिल ही रहा है COE, क्योंकि वो इन दोनों को मिला के ही बनाया ना, तो अगर मुझे COE मिल ही रहा है तो मुझे ये 200 की भी कोई फ़र्क नहीं है, मुझे तो अपने 1000 से ही मतलब है। गेटिंग? तो आपको देखना है कि आपको
क्या गिवन है। आपको अगर टोटल ही गिवन है तो जो सब पार्ट्स हैं उसके, उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपने सीधा क्या करना है, COE को ही यूज कर लेना है। ओके, थर्ड पॉइंट आइए। So we have done with the rent, we have done with the wages. Now we are just going with interest and profit part. So interest and profit part दोनों को ही एक साथ प्लस करके हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स के इधर, and that is basically called the operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या हो गया कि जो आपने बिजनेस किया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन। तो जो आपने बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, उस बिजनेस ऑपरेशन के अंदर आपने क्या एक्स्ट्रा कमाया है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, so now we have operating surplus. So operating means the business operation and surplus means the extra amount which you have earned after deducting all your expenses, that is basically called the operating surplus. So we are just talking about the third factor, that is basically called, आप अभी ऑपरेटिंग सरप्लस ना लें, that is basically called interest, ठीक है। So interest को आपको आपके क्वेश्चंस में कभी भी कुछ और नहीं आएगा, they will just take it and just call interest itself, ठीक है। तो आपके पास जो थर्ड फैक्टर है दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का नाम आपको हमेशा किससे आएगा, इंटरेस्ट से ही आएगा। ओके, अब हम लोग फोर्थ पे चल रहे हैं, that is basically called profit, that is basically called profit। अब अगर आप इस प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिट ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली जो पर्सन जिसने अर्न किया उसकी पॉकेट में चला जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं होगा। आपने जो प्रॉफिट अर्न किया होगा उसके ऊपर कुछ लोग और भी होते हैं जिन लोगों का इसमें हिस्सा होता है, या यू कैन से शेयर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब भी आप इनकम अर्न करते हैं, आप कुछ भी कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, सैलरीज कमाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो आती है गवर्नमेंट हमारी। एंड बाय सेइंग दैट किस लिए, टैक्स दे दो जी। आपने कमाया है, बहुत बढ़िया, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स देना पड़ेगा। तो द फर्स्ट पॉइंट जो आपकी प्रॉफिट में से कटता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि प्रॉफिट को जो तोड़ा जाता है वो तीन पार्ट्स में बेसिकली हम लोग ब्रेक करते हैं। One is called the corporate tax, that you can say it direct tax, and the direct tax is the same, which is a burden you can't shift to any other। आपने कमाया है तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो पैसा बच जाता है, नाउ इट इज़ योर्स, नाउ इट इज़ योर्स, यू कैन जस्ट डिस्पोज ऑफ, यानी कि आप इसे खर्च कर सकते हैं। बट देखिए, आप एक समझदार हैं, एक जो रैशनल पर्सन होगा, एक जो समझदार पर्सन होता है, वो हमेशा सारे के सारे पैसों को खर्च नहीं करता है। एक बिजनेसमैन हमेशा दो चीज़ें सोचता है कि चलो सारा सब कुछ खर्चा करने के बाद, सबके पैसे देने के बाद, इवन गवर्नमेंट का टैक्स देने के बाद जो पैसा बच गया है, उस पैसे को हम लोग सारा का सारा यूटिलाइज नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। वी मेक सम पार्ट, हम इसके दो हिस्से करते हैं। एक वो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि जिसको हम बेसिकली यूज़ करेंगे खर्च करने के लिए, और एक वो पार्ट जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम रखेंगे किस लिए, कि अगर कल को कुछ और इन्वेस्टमेंट करनी पड़े बिजनेस में, कल को कोई और आइडिया आए जहाँ पर पैसा लगाना पड़े, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग सिंपल सा, जैसे आपको जब कोई पैसे देते हैं, आपकी पॉकेट मनी मिलती है, तो खैर अभी तो आप सारे उड़ा देते होंगे, बट फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट मनी से कुछ पॉइंट, कुछ परसेंट, 10%, 20% उस पैसे को वो लोग रिजर्व करते हैं, वो लोग सेव करते हैं। कुछ बच्चे रियली अच्छे होते हैं, वो लोग अच्छे भले उसे पिगी बैंक वगैरह में सेव करते हैं कि हमने वो वाला सामान खरीदना है, ठीक है, स्टार्ट सेविंग। सो दिस इज समथिंग लाइक कि आप भी क्या करते हैं, आपको पैसा आता है तो उसके दो हिस्से करते हैं, एक वो जिसे आप खर्च करेंगे, एक वो जिसे आप खर्च नहीं करेंगे। तो जिसे हम खर्च करते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ले लैंग्वेज हो गई, जिसे हम खर्च करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड। दैट अमाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पॉइंट जो आप मालिकों को बांट देते हैं, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टूवर्ड्स शेयर होल्डर, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
और जिस पैसे को आप अपने पास रख लेते हैं, रखने का मतलब क्या हो गया, यू जस्ट रिटेन, तो इसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड मतलब अपने पास रख लिया, एंड अर्निंग मतलब जो कमाया था उसको रखा। और इसका एक और नाम क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपको बेसिकली ये जो मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये आपको एक नॉर्मल सेंस में इंग्लिश उसमें है ये, कि भैया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अनडिस्ट्रीब्यूट कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, नहीं तो अदरवाइज दे विल यूज डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। एंड एक और पार्ट क्या होता है प्रॉफिट का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, तो ये सारे के सारे चारों फैक्टर्स हैं, अभी मैं इनको जोड़ के एनडीपीएस निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसके अलावा एक फैक्टर और है जो हमने ऊपर नहीं लिखा हुआ, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनके अंदर हमने सिर्फ 4 लिखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बट एक और चीज़ होती है जो यूज़ की जाती है, जो हमारी प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है, जो हमने मेंशन नहीं करी, दैट इज कॉल्ड MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का सेंस क्या होता है, इसका सेंस देखो एक सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए धीरू भाई अंबानी, ठीक है, रिलायंस ग्रुप को ज्वाइन करने से, ऐसी रिलायंस ग्रुप एंड अंबानी, मुकेश अंबानी, दो अलग अलग बातें हैं। तो रिलायंस ग्रुप अच्छा भला चल रहा था, अंबानी बाहर पढ़ने गए हुए थे। अब वो जब बाहर से वापस इंडिया आते हैं मुकेश अंबानी, तो उनकी कंपनी को एक MBA की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पे दिस इज रिलायंस कंपनी, ठीक है। अब इनको एक नीड है MBA की, तो एक दे आर जस्ट सर्चिंग अ MBA, जिसको ये लोग सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट लेट्स से 1 रुपी पर मंथ की सैलरी दें, 1 रुपी सन से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो 12 लाख रुपीज़ की इनको सैलरी देनी है पर एनम पूरे साल में। अब ये लोग इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, एंड उसी टाइम पे लेट्स से मुकेश अंबानी आ जाते हैं, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि भैया ये जो MBA आप सर्च कर रहे हो, इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका काम भी देख लूँगा, और जो बाकी फर्दर मैनेजमेंट वर्किंग है वो भी मैं देख लूँगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, आई जस्ट डू इट माई सेल्फ। अब आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ हायरिंग सम अदर पर्सन, आपने रिक्रूट किया किसको, मुकेश अंबानी को, ठीक है। अब वन थिंग, वन सेकेंड, ओके, आपने क्या किया, आपने रिक्रूट किया किसको, मुकेश अंबानी को। अब जिस टाइम पे आपने मुकेश अंबानी को रिक्रूट किया, तो डू यू थिंक अब आपको ये 12 लाख रुपीज़ उसे पे ऑफ करने हैं। नाउ सैलरी ऑफ 12 लाख विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू M अंबानी, ठीक है। अब उसको ये सैलरी प्रोवाइड नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि अब वो खुद का बिजनेस है, वो बाद में प्रॉफिट्स ले लेगा। बट क्या आप एक चीज़ देखिए, ये जो 12 लाख रुपए अगर आप किसी और को रिक्रूट करते देने वाले थे, तो ये आपने अर्न किए होंगे या नहीं किए होंगे, किए होंगे ना, तभी तो हम लोग इसको 12 लाख रुपए देने वाले थे। तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आपने अपने आप को ही वहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया किसी और को रखने की जगह, और उस इनकम को खुद ही जनरेट कर लिया, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड MISE, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये सारे कंपोनेंट हैं जो इनकम मेथड में आते हैं। अब देखिए इनकम मेथड को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। 2 मिनट की और है, मैं क्वेश्चंस और इसका ब्रीफिंग आपको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। तो आप समझिए, NDPAT-FC को निकालने के लिए आपको जो प्लस करना है वो क्या क्या प्लस करना है, आपको 3 चीज़ों को प्लस करना है NDPAT-FC निकालने के लिए, COE OS प्लस MISE। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये तीनों डायरेक्ट दे रखे हैं, COE OS MISE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, NDPAT-FC पे पहुँच जाएंगे। बट मान लीजिए COE को ब्रेक किया हुआ है, तो COE फर्दर सिर्फ 2 पार्ट्स में ब्रेक्ड है। वन इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज
in cash and kind. Second is called employer contribution to social security scheme. In a sense, अगर आप इन दोनों की फिगर से रखें तो दोनों को एड अप करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, COE पे पहुंच जाएंगे। और अगर हम बात करें OS की, ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो ये फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑपरेटिंग सरप्लस। वन इज कॉल्ड रेंट एंड रॉयल्टी, सेकेंड इज कॉल्ड इंटरेस्ट, थर्ड इज कॉल्ड प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, सेकेंड इज कॉल्ड डिविडेंड, थर्ड इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। इसका मतलब है मुझे OS चाहिए, समझ रहे हैं आप, मुझे क्या चाहिए, OS चाहिए। और लेट्स से एग्जांपल के तौर पे ये दिया है 10, ये दिया है 15, अब ये दिया है 5, ये दिया है 2, ये दिया है 8, और मुझे क्या चाहिए, OS। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डिविडेंड रिटेन कॉर्पोरेट को प्लस करूँगा कि भैया मेरा प्रॉफिट हो गया 15, और फिर मैं 15 15 30 और दिस 40 40 मेरा क्या हो गया, OS हो गया। ठीक है, अब मैं 40 को ऊपर यूज़ करूँगा। तो दिस इज समथिंग कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा है। तो OS फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। ओके, तो आपके पास OS आ गया, आपके पास COE आ गया। MISC आपको डायरेक्टली गिवन होगा, MISC आपको डायरेक्टली गिवन होगा, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड करके। आपने तीनों चीज़ों को प्लस करना है, यू विल गेट NDP एट FC। ठीक है गाइस, आज की क्लास इतनी है। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए।